हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है मैनेजमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ ऑटिज्म, यानी कि ऑटिज्म बच्चों के जो भी अवांछनीय व्यवहार रहते हैं उनको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए टेक्निक्स को यूज में ला सकते हैं, और जो भी हम पढ़ाने संबंधी कौशलों को सिखाते हैं वो आते हैं हमारे कौशल व्यवहार में। और आज हम बात कर रहे हैं अनडिजायरेबल बिहेवियर, जिनको हम लोग कहते हैं विच आर नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं। वन इज अनडिजायरेबल बिहेवियर, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, एंड सेकेंड वन इज डिजायरेबल बिहेवियर। अनडिजायरेबल बिहेवियर जो कि मैंने इट इज ऑल्सो रिटन ओवर द बोर्ड कि अवांछनीय व्यवहार, अवांछनीय व्यवहार, और डिजायरेबल को बोलते हैं हम लोग वांछनीय व्यवहार। ये हमें सबसे पहले जानना जरूरी रहता है कि कौन से व्यवहार ऐसे होते हैं जो कि वांछनीय रहते हैं और कौन से हैं जो अवांछनीय रहते हैं। तो अनडिजायरेबल बिहेवियर हम बोलते हैं विच आर नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, जिनको हम लोग सामाजिक तौर से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन व्यवहारों को हम लोग अवांछनीय व्यवहार कहते हैं। ऑटिज्म बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए हैं डिटेल में। तो इन बच्चों में कहीं ना कहीं किस तरह के व्यवहार रहते हैं, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, अवांछनीय व्यवहार, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि टेम्पर टेंट्रम, तोड़फोड़ वाला व्यवहार करना, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, अदर इंजूरियस बिहेवियर, दूसरों को मारने वाला व्यवहार या नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार, या हम कह सकते हैं स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार करते हैं, अनोखा व्यवहार करते हैं, अनवांटेड थिंग्स से खेलना, या इनअप्रोप्रिएट लाफिंग हम कहते हैं कि कोई रीजन नहीं है बट विदाउट एनी रीजन ये स्माइल पास करते रहते हैं या जोर जोर से हंसना शुरू करते हैं। रेपिटेटिव बिहेवियर है, रेपिटेटिव बिहेवियर जो कि पुनरावृत्ति व्यवहार है, जैसे फ्लैपिंग हैंड्स, बार बार हाथ को हिलाते रहते हैं हैंड्स को, और उसी के अलावा रॉकिंग बॉडी करते हैं, अपने शरीर को बार बार ये हिलाते रहेंगे। तो ये सब लोग, ये जितने भी बिहेवियर आते हैं हमारे, ये किस में आते हैं, अनडिजायरेबल में, अवांछनीय। यदि हम लोग देखते हैं तो छोटा बच्चा यदि कोई भी अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, टेम्पर टेंट्रम, नखरे हर बच्चा करता है, नॉर्मल बच्चे भी करते हैं और हमारे स्पेशल बच्चे भी करते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे भी करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं दे नो वेरी वेल कि पब्लिक प्लेस पे उनको किस प्रकार से बिहेव करना है, क्लासरूम में उनको किस प्रकार से बिहेव करना है। लेकिन जहाँ ऑटिज्म बच्चों की बात आती है तो उनको पता नहीं होता है कि उनको किस समय किस प्रकार के बिहेवियर को उनको शो करना है। तो वो कहीं ना कहीं जो समस्यात्मक व्यवहार होते हैं उनको हर जगह पर, वेदर वो क्लासरूम में है, आउटसाइड ऑफ क्लासरूम में है, या कहीं कम्युनिटी में है, किसी फंक्शन में गए हैं, वहां पर भी उन बिहेवियर्स को शो करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इन बच्चों के साथ में, या हम कह सकते हैं कि कहीं इनको पब्लिक प्लेस पर भी लेके जाना होता है तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं एम्बरेसमेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहिए कि हम इनके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब टेक्निक्स को हम जाने, और वेदर वो फैमिली में बच्चा है या फिर स्कूल में है, स्पेशल एजुकेटर के पास में है, तो उनके व्यवहार को वो कंट्रोल में लाया जा सके। डिजायरेबल बिहेवियर होते हैं हमारे जो वांछनीय होते हैं, विच आर सोशली एक्सेप्टेबल। वांछनीय हम कह सकते हैं जैसे हमारा खेलना, या हम कह सकते हैं कि हमारा कौशल व्यवहार में पढ़ना, लिखना, खाना खाना, जो भी चीजें हम लोग सुबह से शाम तक करते हैं वो सोशली एक्सेप्टेबल होती हैं। तो वो हमारे वांछनीय व्यवहार होते हैं, जो कहीं ना कहीं इन बच्चों में उन व्यवहारों की कमी पाई जाती है। जो हमारे अनडिजायरेबल बिहेवियर, अवांछनीय, जो समस्यात्मक व्यवहार होते हैं, ये तो इन बच्चों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं,
और जो डिजायरेबल बिहेवियर है, जो कि सामाजिक तौर से हम लोग कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट करते हैं, उन बिहेवियर की इनमें कमी पाई जाती है। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए कि हम जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उनके लिए प्रबंधन प्लान करें, और जो डिजायरेबल बिहेवियर है उनके लिए भी हम प्रबंधन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मैनेजमेंट प्लान को तैयार करते हैं, और जो जिन भी वांछनीय व्यवहारों की कमी रहती है उनको हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। सो आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि कभी भी जब भी स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स या स्पेशल एजुकेटर बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं तो 5 स्टेप्स मस्ट रहते हैं, जिनको उन स्पेशल एजुकेटर्स को और एज वेल एज पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी रहता है, और उन्हीं से गो थ्रू होते हुए कहीं ना कहीं बच्चों के व्यवहारों को हम लोग कम कर सकते हैं। अब स्टेप्स में सबसे पहले आते हैं हमारा स्टेप 1 में, जब भी कोई भी व्यवहार बच्चे में हमें लग रहा है कि समस्यात्मक व्यवहार होता है, तो हम लोगों को कभी ऐसा तो नहीं है कि किसी ने बोला हमने बिलीव कर लिया, नो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म वेरी केयरफुली। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या रहता है कि जो भी अब बिहेवियर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बिहेवियर में हमारा यहाँ पे आते हैं अनडिजायरेबल बिहेवियर, जो कि अवांछनीय है। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या रहता है, जब चाहे फैमिली मेंबर है या फिर जो टीचर है, स्पेशल एजुकेटर है, वो क्या करेगा, टू ऑब्जर्व द, मतलब वो क्या करेगा, निरीक्षण करेगा करना बच्चे के अवांछनीय व्यवहार का। या आप इसके उल्टा भी ले सकते हैं कि अवांछनीय व्यवहार का निरीक्षण करना बहुत ही सावधानी के साथ में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बच्चे में कोई भी समस्या है तो हम लोग निरीक्षण की वो कितने कहीं ना कहीं रेंज के साथ में करता है, कहाँ उसको कर रहा है, और वो दिन में कितनी बार करता है। मतलब जो भी समस्यात्मक व्यवहार है वो बिहेवियर क्या है, क्या बच्चा रेपिटेटिव बिहेवियर कर रहा है, रॉकिंग बॉडी कह सकते हैं हम लोग, फ्लैपिंग हैंड्स कह सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी है कि बच्चा एक जगह टिक करके नहीं बैठता है। बहुत सारे जो भी हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे बिहेवियर करते हैं, बहुत इजीली कह देते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे बहुत सारे समस्यात्मक व्यवहारों को करते हैं, लेकिन वो व्यवहार बच्चा किस समय कर रहा है, कहाँ कर रहा है, वो बच्चा कितनी रेंज के साथ में कर रहा है, या वो बच्चा दिन के एक ही बार कर रहा है या फिर वो होल टाइम उस बिहेवियर को करता जा रहा है। तो वो हम लोग कहीं ना कहीं क्या करेंगे, बच्चे के व्यवहार का निरीक्षण करेंगे कि बच्चा किस समय कर रहा है और वो कितनी रफ्तार से उस बिहेवियर को कर रहा है। अब ये हमने स्टेप 1 कर लिया, इसके बाद में हम लोग देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने व्यवहार का तो पता लगा लिया कि सपोज करो कि बच्चा फ्लैपिंग हैंड करता है या बच्चा दूसरों को मारता है, अदर इंजुरियस बिहेवियर करता है या सेल्फ इंजुरियस, खुद को चांटा मारता है। अब हम देखेंगे कि बच्चा जब हाइपर होता है तो वो कहीं ना कहीं क्या, दिन में जब भी उसको गुस्सा आता है, कोई टीचर दिखता है तो क्या उसको वो हाइपर हो जाता है और खुद को थप्पड़ मारता है, क्या सारा दिन ही वो खुद को थप्पड़ मारता है या पर्टिकुलर किसी टाइम पे करता है। तो ये तो हमने व्यवहार को जान लिया कि थप्पड़ मारने वाला उसने व्यवहार किया। अब सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा कि हम क्या करेंगे, बच्चे ने थप्पड़ मारने वाला व्यवहार पता लगाने के बाद में हम देखेंगे कॉजेज ऑफ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। टू नो द, सेकेंड स्टेप रहता है टू नो द रीजन ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर। व्यवहार हमने जान लिया, बच्चा थप्पड़ मारता है, बच्चा बहुत एग्रेसिव होता है, आक्रोश में रहता है, टेम्पर टेंट्रम करता है, बच्चा तोड़फोड़ वाला व्यवहार करता है। अब हमने ये समस्यात्मक व्यवहार को जान लिया। अब हम कारण को भी जानेंगे, क्योंकि कोई भी अगर व्यवहार होता है तो विदाउट रीजन नहीं होता है।
अगर हम लोग बात करते हैं कौशल व्यवहार है, हम लोग अगर अच्छे से बच्चा, मैं नॉर्मल में एग्जांपल दे रही हूँ, बच्चे यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो उसके पीछे भी क्या रहता है, कहीं ना कहीं रीजन रहता है कि हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। और कोई समस्यात्मक व्यवहार होता है तो उसके पीछे भी कहीं ना कोई रीजन होता है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर बोल देते हैं कि जब भी बच्चा क्लासरूम में आता है तो बच्चा सो जाता है ना, या बच्चा कई बार आता है तो बहुत हाइपर होता है, एकदम से खुद को थप्पड़ मारने वाला व्यवहार को शो करता है, या कई बार टीचर पे भी क्या करता है, वो कहीं ना कहीं टीचर को भी वो मार सकता है। तो कभी भी बच्चा समस्यात्मक व्यवहार को कहीं कर रहा है तो हम जानते हैं कि उसकी जानना जरूरी रहता है कि क्यों कर रहा है उसको। वाई, वेन, वेयर, विद whom, मतलब क्यों कर रहा है, किसके साथ में कर रहा है वो, और हम लोग क्या वो मतलब वो पर्टिकुलरली मेरी क्लास में ही कर रहा है या दूसरे किसी टीचर की क्लास में भी करता है। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग कह देते हैं, जैसे जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी स्कूल में, दैट टाइम पेरेंट्स की बहुत कंप्लेंट रहती थी कि मेरा बच्चा बार बार पेंसिल को रिमूव करता है। अब बच्चा पेंसिल को रिमूव करता है, टीचर के सामने वो उस तरह का व्यवहार नहीं कर रहा है, बच्चा जब घर जा रहा है तो बच्चा उस तरह के व्यवहार को कर रहा है। हम लोग ये तो मान लेते हैं कि बच्चा समस्यात्मक व्यवहार को कर रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि क्यों कर रहा है वो। हो सकता है बच्चे को कहीं कोई सेंसरी इश्यू हो। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत बारी बच्चे बार बार हैंड को वॉश करते हैं, या कई बार बच्चे का हैंड जब भी लगता है कि गीला हो गया, वेट होता है, तो उनको पसंद नहीं होता है कि थोड़ा सा वेट होता है तो उसको क्या करते हैं, वो उसको सुखाने की कोशिश करते हैं। या फिर बच्चा कहीं ना कहीं सेंसरी इश्यूज होने की वजह से क्या करता है, कई बार कपड़ों को रिमूव करना शुरू कर देता है। तो हम लोग उन रीजंस को भी जानना जरूरी रहता है। उसी के साथ ही साथ जैसे मैंने बोला कि बच्चा कई बार क्लासरूम में आता है और सो जाता है, तो हो सकता है कि बच्चे को कोई मेडिसिन दी जा रही, क्योंकि जब भी हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के साथ में काम करते हैं, स्पेशली न्यूरो डेवलपमेंटल, जिसमें हमारे आर्टिस्टिक हैं या आईडी बच्चे आते हैं, तो हो सकता है कि इनको एपिलेप्सी के भी फिट्स पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से इनको कहीं हैवी डोज जो मेडिसिन दी जाती है, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इनके ऊपर पड़ता है और ये बच्चे सुस्त रहते हैं। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। वो कॉज को जानना बहुत जरूरी रहता है कि क्या उस वजह से बच्चा सुस्त रहता है या बच्चा हाइपर हो रहा है। अब हाइपर हो सकता है कि जब मैं क्लास में गई, मेरे से पहले वाले टीचर से बच्चे ने कहीं ना कहीं कोई समस्यात्मक व्यवहार किया था और उसको टीचर ने थप्पड़ मारा था, या हो सकता है कि बच्चा जब घर से आया तो उस टाइम पेरेंट्स ने बच्चे को थप्पड़ मारा। वो कई बार ऐसे होता है कि बच्चा कोई समस्यात्मक व्यवहार को कर रहा है तो हम लोग बच्चे को थप्पड़ मार देते हैं, और जब बच्चा उसी स्थिति से गुजरता हुआ स्कूल आ रहा है तो कहीं ना कहीं हाइपर होता है और जो भी एग्रेशन होता है वो दूसरे टीचर के सामने निकाल देता है। तो वो भी एक कारण है कि बच्चा कहीं ना कहीं हाइपर हो रहा है। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी रहता है। नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, सम टाइम ऐसे होता है कि मेरे फैमिली में कहीं ना कहीं कोई इश्यू हो गया, या हो सकता है कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई, मेरे किसी के साथ में कोई भी मेरा जैसे क्लोज वन है उसने मुझे हर्ट कर दिया, मैं बहुत ज्यादा एग्रेशन में क्लासरूम में जाती हूँ, और उसी टाइम पे कोई क्लास में बच्चा कोई समस्यात्मक व्यवहार को करता है, हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा हाइपर होते हुए बच्चे को डांट दूं या मैं उसको थप्पड़ लगा दूं। अब उसके पीछे का रीजन क्या था कि मैं जिस एनवायरनमेंट से आई थी वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं था, और उसका इम्पेक्ट डायरेक्टली कहाँ पड़ा, जब भी मैं क्लासरूम में गई और मैंने जो भी हमारे क्लास के स्टूडेंट्स थे मैंने उनके ऊपर अपना एग्रेशन निकाल दिया। तो वो रीजन क्या था, रीजन उसके पीछे जो मैंने एग्रेशन दिखाया अपना या मैं गुस्सा थी, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उस व्यवहार को करने के पीछे भी कहीं ना कहीं कोई रीजन था। ऐसे ही जब हम लोग ऑटिज्म बच्चों के साथ में काम करते हैं तो उन व्यवहारों के घटित होने के पीछे भी कहीं ना कहीं रीजन होता है। समटाइम सेंसरी इश्यूज रहते हैं, समटाइम कहीं ना कहीं मेडिसिन बच्चों को दी जाती है उसकी वजह से भी हो सकता है, या ऐसे भी होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि सेंसरी इश्यूज के साथ ही साथ कि कहीं फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो, या हम कह सकते हैं कि जिस टाइम से बच्चा मतलब जैसे एनवायरनमेंट से बच्चा आया है वो पॉजिटिव नहीं है, या बच्चे के साथ में जो भी व्यवहार फैमिली में होता है वो पॉजिटिव नहीं है, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कहाँ पड़ रहा है वो जब वो क्लासरूम में आता है। तो ये सारे कॉजेज को हम लोगों को जानना जरूरी रहता है। जब हम ये कारणों को जानते हैं कहीं ना कहीं हम उन कारणों को ध्यान में रखते हुए हम बच्चे के लिए सही से प्लानिंग कर सकते हैं। एंड स्टेप 3,
अब हम लोगों ने क्या किया, जो भी रीजन थे उनको जान लिया। अब हम लोग देखेंगे कि रेटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट, या हम लोग लिख सकते हैं रेटिंग ऑफ बिहेवियर। मतलब कि जब हमने क्या किया, बच्चे के जो समस्यात्मक व्यवहारों के घटित होने के पीछे के कारणों को जान लिया। सपोज दीजिए कि मैंने बच्चे के 10 बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई किया कि बच्चा चोरी करता है, बच्चा सेल्फ इंजरियस बिहेवियर करता है, सेल्फ इंजरियस मतलब खुद को मारने वाला व्यवहार, बच्चा हम कह सकते हैं कि इंजरियस बिहेवियर कर रहा है, या बच्चा फियर वाला बिहेवियर है बच्चे में, बच्चा रेपिटेटिव बिहेवियर को, बच्चा बार बार रॉकिंग बॉडी कर रहा है। इस तरह से मैंने 10 बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई किया। अब मैं रेटिंग क्या करूंगी, मैं बच्चे के लिए उस बिहेवियर को सबसे पहले लूंगी जो मुझे लग रहा है कि बच्चे को सिखाना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चे के लिए 10 बिहेवियर्स को लिया तो मैं बच्चे के लिए जो मुझे लग रहा है कि कम इम्पोर्टेंस रखता है, या मुझे उसको सिखाने से, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि बच्चे को मैंने 10 बिहेवियर्स को लिया, अब बच्चा खुद को हार्म कर रहा है, तो मैं सबसे पहले उस बिहेवियर को लूंगी कि बच्चा वो खुद को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को कम कर दे। उसके बाद में मैं दूसरे को हार्म पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाले बिहेवियर को लूंगी, क्योंकि जब उसको कम्युनिटी में रहना है तो जो वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार करता है उसका कम होना बहुत जरूरी रहता है, एज कम्पेयर टू कि बच्चा डर रहा है। बच्चा यदि डर रहा है, उस बिहेवियर को मैं लास्ट टारगेट भी ले लेती हूँ तो भी उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं बच्चे को फियर वाले बिहेवियर को, मैं उसके डर को दूर करने के लिए पहले लूंगी, लेकिन उससे पहले बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा खुद को भी मारता है और बच्चा दूसरे को भी कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाता है, तो ऐसी कंडीशन में मैं बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट गोल को सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो मेरा जो मैं थर्ड स्टेप क्या रहता है कि रेटिंग करूंगी। जब भी स्पेशल एजुकेटर या पेरेंट्स बच्चे के साथ में करते हैं, ऑटिज्म बच्चों के साथ में काम करना होता है, तो उनको चाहिए कि वो अप्रोप्रिएट वे से रेटिंग भी करें, मतलब वो लिस्ट आउट करें जो भी हमें लग रहा है कि सबसे आवश्यक है बच्चे को व्यवहार को कंट्रोल करना, जिन भी बिहेवियर को या जिन बिहेवियर को सिखाना जरूरी रहता है वो उनको हम लोग ऊपर रखते हैं, और जो हमें लग रहा है कि जिनको हम लोगों को सिखाने का, हम देरी से भी सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कोई गलत नहीं कर रहे बच्चे के साथ में, तो उसको हम लोग नीचे मतलब लास्ट में हम लोग उनको सिखाने के लिए ले सकते हैं। रेटिंग के बाद में हमारा आता है appropriate selection of टेक्निक्स। टेक्निक्स में भी हम लिख सकते हैं कि बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स। हम किसका सिलेक्शन करेंगे, हमने क्या किया, स्टेप 1 में ऑब्जर्वेशन किया बच्चे के व्यवहार का, और उसके बाद में कॉजेस को जाना, किन किन कारणों से बच्चा समस्यात्मक व्यवहार को कर रहा है। थर्ड, हमने क्या किया, बच्चे के लिए रेटिंग किया व्यवहार को, कि जो भी हमें लग रहा है कि जिन बिहेवियर को कंट्रोल करना या जिनको सिखाना बच्चे के लिए अति आवश्यक है उनको हम प्रायोरिटी बेसिस पे, प्राथमिकता के आधार पे पहले लेंगे, और जो लग रहा है कि हमें बाद में सिखाने की आवश्यकता है उनको हम लोग लास्ट में लेंगे। अब हम उसके बाद में क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। सब बच्चों के लिए, जब भी बच्चे कोई समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है तो जो ऑटिज्म से ग्रसित है उनके लिए हम एक ही तरह की टेक्निक्स को यूज में नहीं लाते हैं। जब भी हम देखेंगे कि बच्चे का नीड क्या है, उसका लेवल क्या है, या हम लोग कहते हैं कि बच्चे का बिहेवियर क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करेंगे टेक्निक्स का, जो कि हमारा टॉपिक भी है। स्टेप्स को जाना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि उनको जब हम लोग सिस्टमैटिक वे में फॉलो करते हैं तो हम बच्चे के साथ में कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और रिजल्ट भी ला सकते हैं। अब हम लोग अप्रोप्रिएट सिलेक्शन, हमने व्यवहार परिमार्जन तकनीक
तकनीकों का चयन। अब हम व्यवहार परिमार्जन तकनीकों का चयन तो हम तब कर सकते हैं जब हम जानते हो कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज करते हुए बच्चे के समस्यात्मक व्यवहार को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा काउंटिंग प्रोसेस, गिनती प्रक्रिया। जब भी चिल्ड्रन विद ऑटिज्म या स्पेशल एजुकेटर बच्चे के साथ में कार्य कर रहा है, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, तो हम लोग इस टेक्निक को यूज में लाएंगे, काउंटिंग प्रोसेस को, गिनती प्रक्रिया को। मतलब बच्चा जब भी एग्रेसिव बिहेवियर को शो कर रहा है, बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो या बच्चा हाइपर एक्टिव है, बच्चा एक जगह टिक करके नहीं बैठ रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे बच्चे के लिए, जैसे बच्चा हाइपर हो गया तो हम बच्चा रो रहा है जोर जोर से, तो हम बच्चे को बोलेंगे कि तुम चुप हो जाओ, और उसके सामने काउंटिंग, वो किसी चीज की डिमांड कर रहा है। अभी मैंने जैसे बोला कि कोई भी व्यवहार को बच्चा शो कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन होता है। अब रीजन क्या है, बच्चा हाइपर इसीलिए हो रहा है कि उसको हो सकता है कि कोई चॉकलेट चाहिए हो, या हो सकता है कि कोई भी उसको थिंग चाहिए जो उसको कहीं ना कहीं पसंद आती है। अब हम क्या करेंगे, जब भी बच्चा, हमें लग रहा है कि बच्चा जिद कर रहा है कोई अनवांटेड थिंग के लिए, सबसे पहले तो हम बच्चे को वो चीज को नहीं देंगे। और हमें लग रहा है कि बच्चा बार बार अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को कहीं ना कहीं कर रहा है, जो ध्यान आकर्षित करने के लिए एक्टिविटी को कर रहा है, वो चाहे रोना है, टेंट्रम को थ्रो करना है, नखरे हम कहते हैं हिंदी में, कि वो चाहे टेंट्रम को थ्रो कर रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, बच्चे को बोलेंगे तुम चुप हो जाओ, फिर काउंटिंग उसको 1 to 10 तक उसके सामने बोलेंगे। बच्चे को यदि इको ले लिया, यदि बच्चे को स्पीच संबंधी समस्या नहीं है, तो हम बच्चे को क्या बोलेंगे कि पहले 1 to 10 तक काउंटिंग को बोलो। यदि बच्चा उसको नहीं बोल पा रहा है, उसको इको ले लिया है, तो हम उसको साइन के माध्यम से 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक ये करेंगे। तो जब हम 10 तक बच्चे के सामने काउंटिंग बोलते तो कहीं ना कहीं वो क्या चुप हो जाता है। और यदि ये टेक्निक भी यूज में नहीं आ रही है तो हम उसके लिए इग्नोरिंग टेक्निक को भी यूज में लाएंगे, कि बच्चा बार बार उस चॉकलेट को पाने के लिए जिद कर रहा है, तो हम बच्चे के लिए इग्नोरिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। तो काउंटिंग प्रोसेस में कि हम बच्चे को भी गिनती बोलने के लिए, जब गुस्सा आता है, जैसे हम लोगों को भी बहुत ज्यादा एग्रेशन में होते हैं, यदि हम लोग 10 सेकेंड्स तक कहीं ना कहीं अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं और मन में 1 to 10 तक कहीं काउंट करते हैं, तो वो एग्रेशन कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा कम हो जाता है उसका स्तर। तो उसी तरह से इस टेक्निक को हम लोग ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी यूज में ला सकते हैं। सेकेंड मैंने जैसे बोला इग्नोरिंग टेक्निक। इग्नोरिंग को हम लोग कहते हैं कि ध्यान ना देना। हमें पता चल गया कि बच्चा समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है, बच्चा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कर रहा है, बच्चा रो रहा है। कई बार बच्चे जिद करते हैं जब भी उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं कि जैसे आइसक्रीम खानी, चॉकलेट खानी है, तो वो क्या बोलते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो रोना शुरू कर देंगे या नीचे लेट करके चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। या कई बार क्लासरूम में भी टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे कई बार अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए बोलते हैं कि मैम मुझे बाहर जाना है, टॉयलेट जाना है। तो इस तरह के बिहेवियर को दैट टाइम हम बच्चे के इस तरह के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इग्नोरिंग टेक्निक को यूज में लाएंगे। मतलब हम बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देंगे। वी शुड नो कि हमें किस जगह पर इग्नोरिंग टेक्निक को यूज में लाना है। अब बच्चा समस्यात्मक व्यवहार के लिए इग्नोरिंग टेक्निक को यूज में तो लाते हैं, लेकिन हो सकता है कि बच्चा खुद को हार्म पहुंचाने वाला व्यवहार कर रहा है या दूसरे को अदर इंजरियस बिहेवियर को कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दो बच्चे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। उस स्थिति में यदि हम इग्नोरिंग टेक्निक को यूज में लाते हैं तो उस समय हो सकता है कि उन दो बच्चों में आपस में लड़ाई होने की वजह से एक दूसरे को वो नुकसान पहुंचा दे या फिजिकल तौर से एक दूसरे को हार्म पहुंचा दे। तो ऐसे में हमें उनको इग्नोर नहीं करना है। हमें इग्नोर कहाँ करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। हमें इग्नोर तब करना चाहिए जब हमें लग रहा है कि बच्चा हमारे से अटेंशन लेना चाहता है और हमें उस बच्चे को अटेंशन नहीं देना है, बात नहीं करनी है। एंड थर्ड वन इज कन्वेइंग डिस्प्लेजर। इन टेक्निक्स का हम लोग ऑटिज्म बच्चों के साथ ही साथ नॉर्मल बच्चों के लिए भी यूज में ला सकते हैं इन टेक्निक्स को।
जरूरी नहीं है कि जो हमने डिसेबल बच्चों के ऊपर कैसे कौन से टेक्निक्स को यूज में लाना है, कैसे उनकी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं, वो उन्हीं के लिए लिमिटेड है। नो, इन टेक्निक्स को हम लोग नॉर्मल बच्चों के साथ में भी यूज में लाते भी हैं और ला भी सकते हैं। कन्वेइंग डिस्प्लेजर मतलब कि नाराजगी व्यक्त करना। नाराजगी व्यक्त करना हम लोग कहते हैं कि बच्चा कभी भी कोई समस्यात्मक, जैसे बच्चा हाइपर होता है, हम पब्लिक प्लेस पे है तो मदर कहीं ना कहीं बच्चे को घूर करके देखना शुरू कर देगी या बच्चे के साथ में वो बात नहीं करेगी। बच्चा कई बार ही ऐसा व्यवहार को करता है जो मदर को एक्सेप्ट नहीं होता है, तो वो क्या करेगी, बच्चे को कहीं ना कहीं उसको ध्यान नहीं देगी और उससे वो बात भी नहीं करेगी, और वो कहीं ना कहीं वो नाराजगी, बच्चा माँ की नाराजगी को समझ आता है कि मेरी माँ मेरे से बात क्यों नहीं करना चाहते या उसके डिमांड को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है टाइम आउट। टाइम आउट में भी हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, यदि बच्चा रूल्स को ब्रेक करता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता, नियमों की पालना नहीं करता है, उसको खेलना पसंद है, लेकिन वो जब भी कहीं प्लेग्राउंड में जाता है या ग्रुप में एक्टिविटी करवाई जा रही है तो उसमें बॉसीपन है, बहुत एरोगेंट नेचर का है, तो ऐसी स्थिति में टीचर को चाहिए कि वो उसको टाइम आउट दे दे। यदि प्लेग्राउंड में है तो बच्चे को जो गेम में बच्चा कहीं ना कहीं बाकी बच्चों के साथ में वो एक्टिविटी को कर रहा था, उसको उस गेम से हटा करके साइड में खड़ा किया जाए, सो दैट बच्चा वहां खड़े होते हुए बाकी बच्चों को खेलता हुआ देखेगा और उसको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती की वजह से मैं खेलना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी गलती की वजह से मुझे जो खेलने का चांस दिया गया था वो अब मुझे नहीं मिलेगा। सेम लाइक दैट क्लासरूम में भी है, तो क्लासरूम में भी टीचर बच्चे को हेड डाउन करने के लिए बोल सकता है या टीचर बच्चे को रूम में खड़ा करते हुए उसको दीवार की साइड को मुंह करते हुए उसको खड़ा कर सकता है। जो मतलब हम लोग टाइम आउट के माध्यम से, हम टाइम आउट होता क्या है, टाइम आउट होता है कि हम बच्चे को जो भी एक्टिविटी करवा रहे हैं उससे उसको हटाना। अब बच्चे को टाइम आउट देते वक्त भी हम देखेंगे कि क्या बच्चा उसको एंजॉय तो नहीं कर रहा है। मैंने क्या बोला कि जितनी भी एक्टिविटीज को मैं बता रही हूँ, जितनी भी टेक्निक्स को बता रही हूँ, वो हम ध्यान में रखेंगे कि बच्चे का उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। टाइम आउट को कई बार बच्चे एंजॉय भी करते हैं। सपोज कीजिए कि हमने बच्चे को बोल दिया कि आप क्लासरूम में खड़े होते हैं ना, आप क्लासरूम से बाहर जाइए, तो ऐसे में हो सकता है कुछ बच्चे तो ऑलरेडी क्लासरूम से बाहर जाना चाहते थे, तो उसमें क्या गया, जब टीचर ऐसे टाइम आउट दे देता है तो वो बच्चे के लिए क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं रेनफोर्समेंट मिल जाता है, उसको पुनर्बलन मिल जाता है, वो उसको एंजॉय करना शुरू करता है। हम देखेंगे बच्चा किस नेचर का है, बच्चा फील करता है उस चीज को। यदि बच्चे को कहीं ना कहीं फील होता है कि मैं इस एक्टिविटी को करना चाहता हूं लेकिन मेरे समस्यात्मक व्यवहार की वजह से मुझे ये चांस नहीं मिलेगा, तो हम उसको टाइम आउट देंगे। यदि बच्चा उसको एंजॉय कर रहा है तो हम लोग टाइम आउट ना देते हुए उसको कोई और अदर हम लोग उसको टेक्निक का यूज करते हुए उसके समस्यात्मक व्यवहार को कम करेंगे। नेक्स्ट आता है रीस्ट्रक्चरिंग एनवायरमेंट। वातावरण में बदलाव लाना। रीस्ट्रक्चरिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारा कि अब जैसे मैंने बोला कि बच्चा क्या कर रहा है, कि सपोज कीजिए कि बच्चा क्लासरूम से दो बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चा आपस में बातें किए जा रहे हैं, तो हम कारकों में बदलाव ला देंगे। बच्चे को, जो भी बच्चे आपस में बातें करें उसमें से एक बच्चे को उठा करके अपने पास ला देंगे। बच्चा खिड़की से बार बार बाहर देख रहा है तो हम बच्चे को खिड़की के पास से उठाते हुए अपने पास में उसको बिठा देंगे। तो हम लोग वातावरण में क्या कर देंगे, बदलाव ला देंगे। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद में आता है हमारा फिजिकल रेस्ट्रेंट।
फिजिकल रेस्ट्रेंट बोलते हैं हम लोग की शारीरिक प्रतिबंध। मतलब कि अब बच्चा, जैसे मैंने बोला कि ऑटिस्टिक बच्चे क्या करते हैं, बार बार रॉकिंग बॉडी करते हैं, या बच्चा क्लैपिंग हैंड्स को कर रहा है, या बच्चा खुद को हार्म पहुंचाने के लिए थप्पड़ मारता है, या दूसरे को थप्पड़ मारता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? अब फिजिकल रेस्ट्रेंट तो हमने किया ही किया है कि मुझे लग गया कि बच्चा बार बार क्या करता है, हाथ को उठाता है, तो अब बच्चा जितने मेरे से डिस्टेंस पे रहेगा तो क्या होगा, मेरे को बच्चे के व्यवहार को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने बच्चे को अपने पास में बिठा दिया। अब सेकेंड की फिजिकल रेस्ट्रेंट बोलते हैं या फिजिकल रेजिस्टेंट बोलते हैं हम लोग कि शारीरिक रूप से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबंध भी लगाएंगे। बच्चा जैसे ही हाथ को उठाने की कोशिश करता है, बच्चे के हैंड को होल्ड कर देंगे। बच्चा यदि हमारे बार बार, अगर बच्चा जैसे खुद को मारने से नहीं हट रहा है, तो हम बच्चे के सॉफ्ट कपड़े से बच्चे के हैंड को पीछे ले जाते हुए 1 या 2 मिनट के लिए बांध देंगे। और हम लोग बच्चे के लिए कहीं ना कहीं, अब बच्चे के हैंड को हमने बांधा तो हम ये भी ध्यान रखेंगे, कई टीचर्स ऐसे करते हैं कि 2-2 घंटे के लिए या होल डे के लिए बच्चे के हैंड्स को बांध देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है बच्चे का ब्लड क्लॉटिंग हो गया और बच्चे को कहीं ना कहीं वो पनिशमेंट भी बहुत ज्यादा लेवल की हो जाती है। तो इस तरह का हम लोगों ने व्यवहार को नहीं शो करना है। हम बच्चे को 1 या 2 मिनट के लिए उसके हाथ को सॉफ्ट कपड़े से बांधेंगे, सो दैट बच्चा नहीं उस व्यवहार को करे। और बच्चा यदि रॉकिंग बॉडी कर रहा है तो बच्चे के नेक पर हम लोग हाथ ले जाते हुए उसके बार बार जब भी हिलाता है तो हम उसको बैक से सपोर्ट देते हुए उसको उस व्यवहार को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में रीइंफोर्समेंट आता है हमारा, रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ी टेक्निक्स वो कहीं ना कहीं पनिशमेंट में आ रही थी, लेकिन ये रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है। रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार देना। अब पुरस्कार देना, हम जब भी बच्चा कोई समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है तो ऑब्वियस हम उसको पुरस्कार तो नहीं देंगे। हम किसके लिए उसको देंगे, जब भी हमें लग रहा है बच्चा की लो रेट बिहेवियर को कर रहा है, लो रेट बिहेवियर, जब भी हमें लग रहा है कि बच्चा, जब भी ऑटिस्टिक बच्चा बार बार, हो सकता है कि बच्चा क्लासरूम में कहता है कि मैम मुझे बाहर जाना है, या बच्चा कहीं ना कहीं सेल्फ इंजर्स, या हम कह सकते हैं कि वो दूसरे को मारने वाला बिहेवियर कर रहा है। हो सकता है कि किसी दिन वो अपने फ्रेंड के साथ में शांतिपूर्वक बैठा है, या बच्चा जो भी जिस भी फ्रेंड को वो मारता था उसके साथ में बातें कर रहा है, बातें नहीं कर रहा है तो अपनी थिंग्स को वो शेयर कर रहा है, जो भी चीजें आपस में वो शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों के लिए मैं क्या करूंगी, लो रेट बिहेवियर के लिए, अदर बिहेवियर के लिए कि बच्चा समस्यात्मक व्यवहार को ना करते हुए कोई दूसरा व्यवहार कर रहा है, या अपोजिट बिहेवियर, उल्टा कर रहा है व्यवहार, जो समस्यात्मक व्यवहार कर रहा था लेकिन एकदम उसके अपोजिट कर रहा है, पॉजिटिव बिहेवियर को कर रहा है, उस केस में हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड देंगे। बच्चे को शाबाश बोलेंगे, वेरी गुड बोलेंगे, जब भी हमें लग रहा है कि बच्चा पॉजिटिव अटेम्प्ट ले रहा है उस समस्यात्मक व्यवहार को रोकने के लिए, या उसको कहीं ना कहीं वो कम रेंज में कर रहा है, लो रेट कर रहा है, तो हम उसको रीइंफोर्समेंट देंगे, शाबाश देंगे, वेरी गुड देंगे, या कोई एक्टिविटी करवाएंगे उसको। साथ ही के साथ हम बोल भी देंगे, जब भी हम कोई भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स की बात करते हैं, या फिर हम लोग रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, जो भी मैंने रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग तुरंत बच्चे को देंगे। हम बच्चे को जब भी कोई हमने पनिशमेंट दिया तो भी हम उसको बताएंगे कि तुम्हारे किस व्यवहार के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिला। जैसे टाइम आउट है तो हमने बच्चे को यदि गेम से हटाया तो हम उसको बताएंगे भी कि तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से तुम्हें गेम से हटाया गया है। और यदि उसको रीइंफोर्समेंट भी दिया गया, उसको पुनर्बलन भी दिया गया उसके पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, तो वो भी उसको हम बताएंगे कि किस व्यवहार के लिए आपको रिवॉर्ड मिला है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जिनका हमें यूज करना है। लास्ट स्टेप रहता है हमारा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। जो 5th वन स्टेप था हमारा मूल्यांकन। हमने बच्चे के जितने भी 5 स्टेप्स को फॉलो किया, ऑब्जर्वेशन या असेसमेंट किया, जो भी रीजन था उसको जाना, फिर रेटिंग किया हमने, उसके बाद बिहेवियर मॉडिफिकेशन को सेलेक्ट किया। अब इवैल्यूएशन करेंगे कि हमने बच्चे को उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया और अब हम इवैल्यूएशन भी करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन हम दोनों चीजें
साथ में ले सकते हैं कि कार्यान्वयन और मूल्यांकन करना है। हमने बच्चे को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने देख लिया कि बच्चा, अगर सपोज लीजिए कि बच्चा रेपिटेटिव बिहेवियर को कर रहा है, तो मैंने बच्चे के लिए क्या जो भी मैंने टीचिंग या फिर हम बोलते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हैं, मैंने बच्चे के लिए कौन कौन से फिजिकल रेजिस्टेंस ले लिया, और उसी के साथ में मैंने बच्चे के लिए अदर कोई भी रिइंफोर्समेंट को ले लिया। जो भी मैंने सेलेक्ट की, अब उसको मैं इम्प्लीमेंट भी करूंगी कि मैंने बच्चे को जब भी वो व्यवहार को करेगा तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और इवैल्यूएशन भी किया कि बच्चे को मैंने जो भी सेलेक्ट की थी बच्चे के लिए टेक्निक्स, वो कितना उसके लिए यूजफुल रही, क्या उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद में बच्चे के वो बिहेवियर कम हुआ या नहीं हुआ। यदि बच्चे के बिहेवियर वो कम हो गए तो अच्छी बात, नहीं हुए तो हम दोबारा से जो भी टेक्निक्स हैं उनमें चेंजेस लाते हुए बच्चे के ऊपर उनको दूसरी अनदर जो भी टेक्निक्स को सेलेक्ट करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये टॉपिक था मेरा, जिनको जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं और जो भी पेरेंट्स हैं जिनको भी दिक्कत आती है ऑटिस्टिक बच्चों के साथ में कार्य करते हुए, उनको चाहिए कि इन टेक्निक्स को यूज में लाते हुए वो बच्चों के समस्यात्मक व्यवहार को कम करें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक्स अ लॉट।